दोस्तों, पाकिस्तान में आसिम मुनीर के हाथों में लगातार बढ़ती ताकत अब सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गई है। ये भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर संकेत हैं। कई घटनाक्रम एक साथ हो रहे हैं। रावलपिंडी में अतिरिक्त सैन्य तैनाती, तुर्की और चीन से लगातार सैन्य आपूर्ति, एयर डिफेंस और ड्रोन से जुड़ी गतिविधियां, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के संवैधानिक ढांचे में सेना की शक्ति को मजबूत होने करने वाले बदलाव। सवाल सीधा सा है, क्या आसिम मुनीर किसी बड़े सैन्य एडवेंचर की तैयारी कर रहे हैं? सबसे बड़ा बदलाव पाकिस्तान की सैन्य कमान में हुआ है। सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच जो शक्ति संतुलन था, वह अब तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के रूप में आसिम मुनीर की भूमिका जो है वो बेहद शक्तिशाली हो गई है, और यहीं से मामला और ज़्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की परमाणु कमान में जुड़े हुए बहुत से बदलाव किए जा रहे हैं। पहले जहां सैन्य शक्ति को कई वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बांट कर रखा जाता था, अब कमान का केंद्रीकरण बढ़ता जा रहा है। यानी पाकिस्तान में फैसला लेने की प्रक्रिया जितनी केंद्रीकृत होगी, संकट की स्थिति में फैसले उतने तेजी से लिए जा सकते हैं। यही भारत के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक सवाल है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था कमजोर है और सैन्य नेतृत्व अत्यधिक शक्तिशाली है, तो किसी भी गलत आकलन का खतरा बढ़ जाता है। अब रावलपिंडी को ही देखिए। रावलपिंडी कोई सामान्य शहर नहीं है, यही पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे स्थान पर अतिरिक्त सैन्य तैनाती और दूसरी तरफ सैन्य गतिविधियों में तेजी, इन दोनों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके साथ चीन और तुर्की में बढ़ते सैन्य गतिविधियों भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और दूसरे सैन्य उपकरणों की संभावित आपूर्ति ये संकेत देती है कि पाकिस्तान अपनी उन क्षमताओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है जिनमें उसे भारत के सामने कमजोरी महसूस होती थी। और अब असली सवाल, पाकिस्तान आखिर इतनी तेजी से अपनी सैन्य मशीनरी को मजबूत क्यों कर रहा है? क्या यह सिर्फ अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए है? क्या यह भारत के खिलाफ भविष्य की तैयारी है, या फिर पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को लग रहा है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां उसे ज़्यादा आक्रामक होने का मौका दे रही हैं? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन एक बात जो साफ है, भारत को पाकिस्तान की किसी भी हरकत को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब परमाणु हथियारों से लैस देश में सैन्य शक्ति का केंद्रीकरण होता है, राजनीतिक संस्थाएं कमजोर होती हैं और हथियारों की सप्लाई तेज हो जाती है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मिस कैलकुलेशन से बचना। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि जब से सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की के बीच में डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, तब से लेकर अभी तक टर्की और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, जिसको लेकर जाहिर है भारत की पैनी नज़र जरूर होगी। आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली पहले खबर आई, जो चाइनीज़ और टर्किश मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं वो लगातार पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्किश मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, क्योंकि बताया जाता है कि पिछले 3 दिनों में लगातार कई राउंड्स किए गए टर्किश मिलिट्री प्लेन्स के द्वारा। और ये कोई ऐसा मिलिट्री प्लेन नहीं है, बेसिकली जो लॉजिस्टिक प्लेन होते हैं जिसमें बहुत सारा सामान आप ले जा सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है? कोई सीक्रेट प्लान है या वो वॉर की तैयारी कर रहा है? वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, 1 साल पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें बहुत बड़ा सबक मिला पाकिस्तान को कि कहीं ना कहीं उसी को सुधारने की कोशिश वो कर रहा होगा, अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच बताया जा रहा है कि जो टर्किश 1C-130 हरकुलिस एयरक्राफ्ट है, वो बहुत सारे सॉर्टीज किया बिटवीन टर्की और पाकिस्तान। और स्पेशली जब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर रावलपिंडी और कराची, क्योंकि अगर आप देखोगे जो इस्लामाबाद है उसी से सटा हुआ ये शहर है रावलपिंडी, जो कि आप जानते हैं नूर खान एयरबेस वहाँ पर है, और इसके अलावा जो कराची है वहाँ पर मसरूर एयरबेस है। तो जो टर्किश एयरक्राफ्ट है C-130 हरकुलिस, वो कई सारे सॉर्टीज यहाँ लगा चुका है। कभी इस्लामाबाद आ रहा है, कभी कराची जा रहा है, फिर रवाना हो जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन में लगातार कई सारे राउंड्स किए गए, मतलब 60 आवर्स में बहुत सारी गतिविधियां हुई हैं। और देखो ये अनयूजुअल क्यों हो जाता है, क्योंकि एक राउंड लगाते ही टर्की का कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट अगर रैंडमली एक बार आया और चला गया तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बार बार राउंड्स लगाने का मतलब है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा हो रहा है। जो इंडियन इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि बहुत बड़ा कंसाइनमेंट ड्रोन्स का या उससे रिलेटेड सिस्टम्स का पाकिस्तान को दिया जा रहा है। यहाँ पर यह भी इनपुट है, इससे पता चलता है कि जो चाइना का HQ सीरीज एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी ट्रांसफ़र किया गया है पाकिस्तान को। खैर यहाँ पर जो बात कर रहा है ना एयरक्राफ्ट की, C-130 एयरक्राफ्ट की, मैं पहले आपको बता दूं कि भारत ने अमेरिका से यही वाला एयरक्राफ्ट खरीदा था। C-130JI
थिंक हमारे पास शायद 12 के आसपास इस तरह के एयरक्राफ्ट हैं। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। इसमें सैनिक, ट्रूप्स, एनिमेशंस, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, व्हीकल और सप्लाईज, स्पेशल फोर्सेस, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड दैट्स वाई C-130 लगातार टर्की से पाकिस्तान आना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि बड़ा हथियार, इक्विपमेंट्स और पर्सनल्स यहाँ पर सेंड किए गए होंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखिए, एक चीज़ समझिए, जो टर्किश ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो एक लॉजिस्टिक्स पाइपलाइन की तरह बन गया है। मतलब लगातार 60 घंटों के अंदर टर्की से पाकिस्तान एक पाइपलाइन बिछी हुई है जहां पर वेपन्स लगातार सप्लाई किए जा रहे हैं। और अब इन सारी चीज़ों के बीच सवाल उठता है, कौन सा वेपन टर्की का जो सबसे पावरफुल है यहाँ पर आए हुए हैं। और अगर देखते हैं टर्की जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है वो सिस्टम है ड्रोन्स। अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान अपनी जो अनमैन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है उसे लगातार एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर काफ़ी हद तक शिफ्ट हो चुका है। पहले हम बात करते थे एयरक्राफ्ट की, मिसाइल्स की, आर्टिलरी की, यहीं पर ये सारी चीज़ें घूमा करती थीं। लेकिन आज के समय में एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, UAV, लॉन्ग मिनिशंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, AI इनेबल्ड सर्विलांसेस, ये सारी चीज़ें हो गई हैं और सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। और इसमें ड्रोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब आप समझो, जब छोटे बहुत कम कॉस्ट में आपको काफ़ी बड़ा प्रोटेक्शन दे सकते हैं तो आप उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। और ड्रोन्स के कई सारे फंक्शंस होते हैं, चाहे वो स्ट्राइक हो, इंटेलिजेंस हो, सर्विलेंस हो, टारगेट डेजिग्नेशन हो। कहने का मतलब है कि ड्रोन आज के डेट में इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि बहुत कम कॉस्ट में आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। जब भी ड्रोन की बात होती है और टर्की की बात होती है तो यहाँ पर जो एक नाम निकल करके आता है वो है बायरख्तर TB2, जो कि टर्की का सबसे फेमस मिलिट्री ड्रोन है। इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है बायरख्तर के द्वारा। और इसको इम्पोर्टेंस इस तरीके से समझिए कि एक तो सबसे काफ़ी कम कॉस्ट है इसकी, लॉन्ग एंडोरेंस है, मतलब हवा में काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है, सर्विलेंस कैपेबिलिटी है, प्रेसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, वेपन्स ये कैरी कर सकता है। ड्रोन में भी इसके अलावा जो ह्यूमन पायलट्स हैं, ऑब्वियस सी बात है उनको खतरा नहीं है क्योंकि ये अनमैन्ड होता है। सो TB2 एक प्रकार से इंटरनेशनली फेमस हुआ बिकॉज आप रशिया यूक्रेन वॉर को देखेंगे तो यहाँ पर यूक्रेन ने बड़ी संख्या में रशियन मिलिट्री के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया। और पाकिस्तान और जो टर्किश ड्रोन होगा वो पाकिस्तान के लिए एडिशनल कैपेसिटी के तरीके से काम करेगा, बाकी के चाइनीज इक्विपमेंट के अलावा। लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि जब पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के ऊपर इतना डिपेंडेंट है, तो चाइना से इतने हथियार ले रहा है, तो टर्की से उसको लेने की क्या आवश्यकता है। इसको इस तरीके से समझते हैं कि एक देश चाहता है कि वो अपने रिस्क को मिनिमाइज करे, उसको डाइवर्सिफाई करे। जैसा कि एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि यहाँ पर चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान को फाइटर एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल्स, रडार, ये सारी चीज़ें देता है। लेकिन टर्की यहाँ पर अनमैन एरियल व्हीकल, नेवल टेक्नोलॉजी, मिलिट्री ट्रेनिंग, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। और इसकी वजह से सप्लायर डाइवर्सिफिकेशन होगा। यू नेवर नो, कल की डेट में चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो जाएं तो उस केस में जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है। अब सवाल यह आता है कि चाइना से पाकिस्तान ने क्या लिया है। तो चाइना से पाकिस्तान ने HQ-9 सिस्टम लिया। बेसिकली ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, बिल्कुल S-300 की तरह। S-400 जो रशिया का है, जिसने बहुत ही कमाल का काम किया था ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, कुछ वैसा ही कंपैरिजन इसका बताया जाता है चाइना के HQ-9 से। यहाँ पर इसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है ताकि जो एयरक्राफ्ट्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, उसको इंगेज कर सके, उसको हवा में ही किल कर सके। अच्छा, पाकिस्तान का जो चाइना के एयर डिफेंस में इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि ये पहले बार देखने को मिल रहा है। जून 2026 में भी आप देखोगे जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान चाइना का HQ-9, H-16 या 17 इस तरह के सिस्टम्स लेने की कोशिश कर रहा था बिकॉज उसको ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा सबक मिला था। अभी ये जो प्रेजेंट आप देख रहे हैं डेवलपमेंट, ये उसी का पार्ट हो सकता है। पाकिस्तान का जो पूरा एफर्ट है अपने आप को वापस रिबिल्ड करने का, क्योंकि एक चीज़ समझिए, जो ऑपरेशन सिंदूर था उसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, यानी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि जब भारत जो अटैक करता था पाकिस्तान पर, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, स्पेशली मुझे याद है लाहौर का, वो तबाह हो गया था। बहुत सारी चीज़ें उनके एयरबेस पे हमने हमला किया था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। लेकिन वही पाकिस्तान जब कोशिश कर रहा था हमारे ऊपर अटैक करने की, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा था। मतलब ये एक टेस्ट की तरह भी हो गया था, क्योंकि हम बोलते तो थे
हमने बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके रखा है एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन एक्चुअल में ये उसकी रियल टाइम टेस्टिंग हो गई। और जहां तक सवाल है पाकिस्तान को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एयर डिफेंस सिस्टम की क्या ज़रूरत है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर से ही रिलेटेड है। 2025 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उससे स्टैंड ऑफ वेपन्स, प्रिसीजन स्ट्राइक यूएवी, इन सब की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई और पाकिस्तान को दो मेजर चीज़ें फेस करनी पड़ी और इसीलिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। देखो, एक तो ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान को अपने एयर डिफेंस को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, जो वो ऑपरेशन सिंदूर के समय नहीं कर पाया। पहले हमने उसके आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, आपको याद होगा उस समय पाकिस्तान रो रहा था कि भाई अब भारत ने सिविलियंस पर हमला करना शुरू कर दिया है और यह दिखाने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद जब वॉर पूरी तरह से छिड़ा तो उसके बाद भी हमने उनके अलग अलग एयर बेस पर हमला किया, तो उनका एयर स्पेस प्रोटेक्टेड नहीं था, ये सबको पता चल गया पूरी दुनिया को। एंड दैट्स वाई वो यहाँ पर HQ सीरीज एयर डिफेंस सिस्टम, रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फिर से इंस्टॉल कर रहे हैं, कल के डेट में कुछ हो जाए तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन दूसरा और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान के लिए, उनकी जो अनमैन कैपेबिलिटी है, क्योंकि उनके यूएवी और बहुत सारे मिसाइलों को इस्तेमाल तो किया है था भारत के खिलाफ, वो भी भारत की धरती को टच नहीं कर पाए। इसलिए आप देखोगे कि अब टर्की से बायरख्तर टाइप यूएवी, लॉटरिंग मिशंस, इन सबको लेने की कोशिश कर रहा है। अच्छा सवाल यह है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है वो कैसे बदली। इनफैक्ट बहुत सारी खबरें आई, अगर आप देखोगे वो अलग अलग देशों से इस तरह की कैपेबिलिटी लेने की कोशिश कर रहा है। जुलाई 2025 में खबर आई थी कि टर्की और पाकिस्तान अपने $900 मिलियन जो ड्रोन डील है उसको रिवाइज कर रहे हैं। फिर जून 2026 में खबर आती है और अब यहाँ पर 2026 में अगस्त महीने में हमको दूसरी खबर मिलती है। बहुत सारा मूवमेंट हुआ है टर्की और पाकिस्तान के बीच में और इससे आप पूरा डॉट कनेक्ट कर सकते हैं, क्या एक्चुअल में डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, टर्की और पाकिस्तान का रिलेशन पॉलिटिकल भी है, ये सिर्फ कॉमर्शियल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो टर्की बार बार कश्मीर का जो मुद्दा है उसको लेकर पाकिस्तान का साथ देता रहा है। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं 2025 में भी, जब भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें भी टर्की ने काफ़ी मदद की थी पाकिस्तान की, और यहाँ पर सऊदी अरब का भी एंगल आ जाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की ने एक म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया है ताकि अगर एक देश के ऊपर हमला होता है तो सभी के ऊपर हमला माना जाए। ऑल्दो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत का कहना है कि वो इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रख रहा है। इसका असर क्या हो सकता है, यहाँ पर खैर सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत इन सारी चीज़ों पर रिस्पॉन्ड कैसे करता है। हमें अपने आप को लगातार मजबूत करते जाना है, पाकिस्तान को जो करना है वो करता रहे, उसकी फितरत है, उसका काम ही वही है। यहाँ पर भारत को अपना जो काउंटर यूएस है, मतलब कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल आता है, यूएवी आता है, उसको डिटेक्ट करना है, न्यूट्रलाइज करना है और वो कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, लॉन्ग रेंज प्रिसीजन वेपन्स हो गया, ताकि एनिमी की एयर बेसेस, रडार, इन सबको डिस्ट्रॉय किया जा सके। इंडिजिनस यूएवी इकोसिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। और आई होप आप समझ रहे होंगे कि एग्जैक्टली अभी जो खबरें आ रही हैं वापस से कि टर्की का मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान आया है, भारत को अब पहले से कहीं ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अब सवाल आपसे दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत कुछ पक रहा है। रावलपिंडी में लगता है आसिम मुनीर के हाथों में बढ़ती सैन्य शक्ति आने वाले समय में भारत पाकिस्तान तनाव को और ज़्यादा बढ़ सकती है। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस की दमदार और आक्रामक एनालिसिस चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।